हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी की क्लास है हम लोगों की। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोगों को दो भागों में इसको डिवाइड किया था। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन या ताज का शासन। ताज का शासन है ना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो 1773 से लेके 1853 तक था, है ना। और जो ताज का शासन था वो 1853 से लेके 1947 आंदोलन तक था। तो हम लोग जो है पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। पिछली कक्षाओं में लोग 1813 तक पढ़ चुके थे, 1773 उसके बाद अगला अगला करते हुए 1813 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट। तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ने के लिए हम लोग जो है उनकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। तो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो क्या है, इसमें जो पहला काम हुआ 1833 के चार्टर्ड एक्ट में जो पहला काम हुआ वो क्या हुआ कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। मतलब क्या 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 किया गया कि जो कंपनी जिस तरह से काम कर रही थी, जो भी उसमें काम और शासन जिस तरह से जो उसके कानून थे वो 20 वर्षों के लिए उसी तरह से पुनः आगे बढ़ा दिए गए कि 20 तरह से कंपनी का जो शासन है अभी जिस तरह से काम कर रही है वैसे ही करेगी। अगला काम क्या हुआ? अगला हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, है ना। क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अतः इसे राजलेख द्वारा भारत की शासन प्रणाली का इससे क्या हुआ? केंद्रीकरण हो गया। केंद्रीकरण हो गया। अच्छा, ये जो है ना राजलेख, ये क्या है? ये हिंदी में इसको बोलते हैं राजलेख और अंग्रेजी में बोलते हैं चार्टर्ड एक्ट। तो जो 1833 का जो राजलेख था उसके द्वारा क्या हुआ कि भारत की जो प्रणाली थी, भारत की जो शासन प्रणाली थी उसका क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। यदि प्रश्न बने कि भारत की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कब किया गया, तो 1833 के राजलेख द्वारा या 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। ये बात खत्म हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। किसके तहत? 1873 के चार्टर्ड एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। किंतु निर्णायक मंडल जो था, निर्णायक मंडल क्या करता था? जो ये कानून बने हैं इसको अस्वीकार कर सकता था, अस्वीकार कर सकता था और नया कानून बना सकता था। नया कानून बना सकता था, है ना। क्या कर सकता था? गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। किंतु जो निर्णायक मंडल था वो क्या कर सकता था? वह जो पूरा जो गवर्नर जनरल ने जो कानून बनाया उसको वो खत्म कर सकता था, उसको अस्वीकार कर सकता था, उसको नहीं मान सकता था और नया कानून भी बना सकता था। ये अधिकार था निर्णायक मंडल के पास में, है ना। फिर क्या हुआ? बंबई और मद्रास के परिषदों की जो कानून बनाने की जो शक्तियां थी, बंबई और मद्रास परिषदों को जो कानून बनाने की शक्तियां किस चार्टर्ड एक्ट के तहत मिली थी? ये पिछली कक्षा में बताना आपका, है ना। बंबई और मद्रास के परिषदों की कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया, है ना। अब वो लोग जो हैं वो नहीं बना सकती थी, समाप्त कर दिया गया। कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। और किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा इनको ये शक्ति मिली थी? कमेंट में बताना। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, चाय और चीनी के साथ। मतलब पहले जो पिछले चार्टर्ड एक्ट में था उनको जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, किंतु ये कहा गया था कि चाय और चीनी के साथ में जो है वो केवल कंपनी व्यापार करेगी। लेकिन यहाँ पे इसको भी खत्म कर दिया गया कि मतलब चाय के साथ भी व्यापार नहीं करेगी, चीनी के साथ भी व्यापार नहीं करेगी। जो बाहरी व्यापारी हैं वो पूरी तरह से चाय और चीनी और जो कंपनी के और भी जो व्यापार हैं उसके साथ वो काम कर सकते हैं, है ना। तो ये के महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक चीज़ और ये है कि कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे गए। ये नोट डाल के लिख लेना। अगर ये पूछा जाए, प्रश्न बने कि किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे गए, तो जो है आपका उत्तर होगा 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे गए। फिर क्या हुआ? अगली बात और देख लेते हैं। अगली बात देख लो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, कई बार पिछले प्रश्नों में आया होगा इसलिए बता रहा हूँ मैं। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को जन्म स्थान, रंग रूप, मूल वंश के आधार पर अयोग्य
न ठहराए जाने का प्रावधान किया गया। क्या किया गया कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के तहत जो भी सरकारी पद हैं उसमें चयन के लिए कोई भी व्यक्ति जो है इसमें जो है वो प्रार्थना पत्र दे सकता है या शामिल हो सकता है। उसको किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान या रंग रूप या मूल वंश के आधार पर उसको जो है अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। बात आ रही समझ में। फिर अगली बात क्या हुई? अगली बात हुई कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। क्या किया गया? ये भी देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछा जाए कि किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का प्रावधान था, तो उत्तर होगा 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ये यहीं से बात खत्म हो जाती है हम लोगों की। 1833 के चार्टर्ड एक्ट की बात यहाँ से हम लोग की जो है खत्म हो जाती है। अगला चार्टर्ड एक्ट आता है 1833 के बाद 1853, क्योंकि 20 वर्षों के लिए बढ़ाया था तो इसमें 20 जोड़ दिया तो ये 1853 हो गया। 1853 के चार्टर्ड एक्ट जो आता है उसमें क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सबसे पहला जो इसमें काम हुआ है वो क्या हुआ है? विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। क्या किया गया? पहला जो 1853 का चार्टर्ड एक्ट था उसमें बात हुई कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। क्या की गई? विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को दोनों को अलग अलग किया गया और भारत के लिए अलग, मतलब विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया और भारत के लिए अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद, 12 सदस्यीय भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। क्या बात हुई? बात यह हुई कि जो कंपनी का जो शासन चल रहा था 1853 एक्ट में विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, है ना। फिर क्या हुआ कि भारत के लिए, भारत में जो कंपनी काम कर रही थी उसके लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो क्या हुआ? विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रांतीय समिति का सिद्धांत लागू हुआ। क्या हुआ? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हुआ। अगर प्रश्न बने कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये विधान परिषद से। और कब हुआ? 1853 से काम इसका जो है शुरू होता है, वहां से आरंभ होता है। फिर अगली बात क्या है? अगली बात है कि विधान परिषद का मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना। ये जो विधान परिषद बनी थी इसका मुख्य कार्य क्या था कि देश के लिए कानून बनाना, किंतु कानून को एक्ट बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरा फिर से देख लो एक बार, फिर से बता देते हैं कि जो विधान परिषद ये बनी थी इसका मुख्य कारण था क्या था कि कानून बनाना था, किंतु जो कानून बनाओगे उसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, तभी वो जो है कानून बनेगा। बात याद समझ में आ रही है? गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी, है ना। विधान परिषद का मुख्य कार्य जो था वो था देश के लिए कानून बनाना था, किंतु कानून बनाने के लिए अनुमति किसकी जरूरत थी? गवर्नर जनरल की अनुमति थी। उसके बाद क्या था कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया। ये डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है भैया, इसको देख लो। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को अलग, जो बंगाल के जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग से उसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया। ये किसके तहत हुआ? 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत हुआ। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए अलग से लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की गई, है ना। अगली बात क्या है? विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जो विधि सदस्य थे, जो विधि सदस्य पिछले चार्टर्ड एक्ट 1813 में है, ये उसको दोबारा जाके पिछली क्लास देखना तो वहां समझ आएगा। जो विधि सदस्य हैं, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। बात आ रही समझ में? अगली बात क्या है? कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं का, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना प्रारंभ हुआ। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था। मतलब ब्रिटिश संसद को यह अधिकार था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका शासन आप कभी भी समाप्त कर सकते हो। ये 1853 की अंतर्गत ये बात आती है। दूसरा क्या है ना, यहीं से समाप्त हो गया। फिर निर्देशक मंडल की संख्या, हाँ ये जरूरी है नोटिस में देखना। जो निर्देशक मंडल थी उसकी संख्या जो थी पहले थी 24 से कम करके 18 कर दी गई, और 18 क्या कर दी गई, और 6 जो हैं वो क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे।
6 क्या होते थे, क्राउन द्वारा मंडलित किए जाते थे। निर्देशन मंडल की कुल संख्या 24 थी, उसको कम करके 18 कर दी गई, और 18 से जो है उसको जो 6 जो है वो क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसी के साथ ही हमारा जो है कंपनी का शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1853 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे ताज का शासन या क्राउन का शासन। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।